साथियों नमस्कार। आज डेट है 14 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज एक विशेष दिन है, क्या है? श्रावण महीने का या सावन महीने का पहला सोमवार है। सावन जो मंथ है वो हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी मंथ में जो भगवान महादेव हैं उन्होंने हलाहल पिया था। हलाहल मतलब विष, खतरनाक विष। इस विषपान करके उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। तो विष को पीने का काम महादेव ने किया था और जग को बचाया था। तो इसीलिए श्रावण महीने को पवित्र माना जाता है। तो पहला है इसमें डेंगू के बारे में। किसके बारे में? डेंगू। डेंगू क्या है? एक बीमारी है, संक्रमण बीमारी है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। इसका वाहक क्या है? मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर इस वायरस का एजेंट है, डेंगू नाम के वायरस से। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अभी डेवलप करने वाला है इसका थर्ड ट्रायल हो रहा है। स्वदेश पहला, भारत का पहला स्वदेश निर्मित वैक्सीन किसके लिए? डेंगू के लिए बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? नाम है डेंगुओल। तो पूछा जाए प्रीलिम्स में कि डेंगुओल चर्चा में था, ये क्या है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित डेंगू वैक्सीन है जिसका थर्ड ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। ये सिंगल डोज वैक्सीन है। किसके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है? तो पेनिसिया बायोटेक कंपनी द्वारा। पेनिसिया बायोटेक कंपनी द्वारा। अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एक इंसान को प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। कितना? 5 ग्राम से कम नमक। इससे अधिक हम यदि नमक खाते हैं तो हमें हार्ट से संबंधित बीमारी होने की संभावना है, हार्ट स्ट्रोक होने की संभावना है, किडनी से संबंधित विकार होने की संभावना हो सकती है। इसलिए जो लिमिट है डेली 5 ग्राम। अभी एक स्टडी पब्लिश हुआ, इसमें कहा गया कि जो भारतीय हैं, अधिकतर भारतीय, खासकर जो शहरी भारतीय हैं, वो 9.2 ग्राम प्रतिदिन नमक का सेवन करते हैं, जो कि हार्ट से संबंधित उनकी समस्या के लिए वो कारण बन सकता है। किडनी की खराबी हो सकती है उससे। अधिक नमक सेवन करने से BP वगैरह बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नमक में, साल्ट में एक होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और यदि हम जितना अधिक सोडियम करेंगे उतना ही BP बढ़ता है। फ्लूइड रिटेंशन इससे बढ़ता है शरीर में सोडियम से। इसलिए हार्ट से संबंधित बीमारी जिसको है खासकर, तो उसको नमक कम करने की सलाह दी जाती है। इसके स्थान पर एक लाइट साल्ट आता है, वो आप सेवन कर सकते हैं, लाइट नमक। इसमें क्या होता है? सोडियम नहीं होता है। सोडियम के जगह पर इसमें पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड या लवण होते हैं। पोटेशियम क्या करता है? जो कि केला में पाया जाता है सबसे अधिक, बनाना में, इससे BP लो होता है। यानी कि अधिक ब्लड प्रेशर है किसी व्यक्ति को तो उसको केले खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसमें पोटेशियम अधिक होता है। अगला है मनरेगा स्कीम के बारे में। MG नरेगा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, MG नरेगा। पूरा रूप की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कब ये एक्ट बना था? तो पूछा जाए कि MG नरेगा एक्ट कब बनाया, तो ये पहली बार 2005 में बना। हालांकि 2006 में ये बहुत सारे जिलों में लागू हो गया। 2006 में क्यों बनाया गया था नरेगा? इसका पुराना नाम था ओरिजिनली नरेगा एक्ट 2005, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के दिन गांधी जी के सम्मान में इसमें MG जोड़ा गया, यानी कि महात्मा गांधी शब्द को ऐड किया गया। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो अकुशल वर्कर हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करना, जो गांव से शहरों में पलायन होता है उसको रोकना, गांव का जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें उसको प्रमोट करना, यही सब इसका उद्देश्य है। और एक और उद्देश्य है आर्टिकल 41 जो कि DPSP का भाग है, जिसमें काम के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, राइट टू वर्क। तो इससे भी इसकी पूर्ति होती है क्योंकि मनरेगा स्कीम के तहत अकुशल वर्कर को, मैनुअली वर्कर जो कुछ मतलब स्किल नहीं है उनके पास, तो उनको साल में 300 दिन की, 100 दिन की
साल में यानी कि 1 वर्ष में टोटल 100 दिन की गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है। जैसे कहीं तालाब बन रहा है, कहीं नदी का खनन हो रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं ये बन रहा है, तो गांव वाला जितना भी काम होता है ग्रामीण, तो उसमें इन वर्करों को शामिल किया जाता है। कहीं नहर खुदवाया जा रहा है तो कितना दिन, ये याद रखना है, प्रीलिम्स फैक्ट है। तो 100 दिन, 101 साल में काम देने की गारंटी है। साथ ही साथ लाभार्थी में 33% महिलाओं का अनिवार्यता है, यानी कि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। यदि कोई ग्रामीण काम की मांग करता है तो उसे 15 दिन के भीतर काम देने चाहिए, और यदि काम नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसके एवज में। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है मनरेगा? तो रूरल मंत्रालय जो है, ये ग्रामीण मंत्रालय, इसके अधीन काम किया जाता है। क्या शहरों में भी मनरेगा जैसा स्कीम है? नहीं है, ये केवल ग्रामीण स्कीम है गाँव के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 90/10 यानी कि 100 में 90 हिस्सेदारी सेंटर का हो सकता है, 10 स्टेट का। तो ये केवल ग्रामीण के लिए है। और तो इतना ही प्रीलिम्स फैक्ट है मनरेगा के बारे में। अगला है, न्यूज में चर्चा में रहे 3I एटलस क्या है? साइंस एंड टेक का ये करंट अफेयर्स है। तो 3I एटलस एक धूमकेतु का नाम है। किसका नाम है? धूमकेतु। भला ये धूमकेतु क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कोमेट कहते हैं। एक आकाशीय पिंड है, स्पेस में पाए जाने वाला एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। जैसे स्पेस में, अंतरिक्ष में क्या क्या पाया जाता है? तारा पाया जाता है, ग्रह पाया जाता है, उपग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसी तरह एक धूमकेतु भी पाए जाते हैं, कोमेट। तो 3I एटलस कोमेट है। कोमेट क्या होता है? धूमकेतु। तो ये 3 चीज़ों से बने होते हैं, एक बर्फ़ से, डस्ट से, गैस से और चट्टानों से। और इसमें फ्रोजन गैस भी रहता है, और इसी को धूमकेतु बोलते हैं। पूछा जाए धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में एस्टेरॉइड बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो एस्टेरॉइड मुख्यतः रॉकी होता है, ये चट्टान से बना होता है और इसमें धातु वगैरह रहता है, मेटेलिक होता है। क्योंकि एस्टेरॉइड जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रह के टुकड़े ही माने जाते हैं, उसी के समान उसका गुण होता है। जबकि कॉमेट में फ्रोजन गैस होता है, आइस भी पाया जाता है, डस्ट भी और रॉक भी, तीनों पाया जाता है। और एक बात, एस्टेरॉइड जो हैं ब्रह्मांड में, क्षुद्र ग्रह, वो बेसिकली मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मिलते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच, जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एस्टेरॉइड बेल्ट किस 2 ग्रह के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। जैसे ये मंगल है, ये बृहस्पति है, तो इसके बीच बहुत सारा क्षुद्र ग्रह घूमते रहता है, सूर्य का चक्कर लगाते रहता है, तो उसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। जबकि धूमकेतु बेल्ट किसको बोलते हैं? धूमकेतु बेल्ट जहाँ पर अधिक धूमकेतु पाए जाते हैं, अधिक कॉमेट पाए जाते हैं, उसको क्यूपर बेल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट। बेल्ट मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारा धूमकेतु मिलता है। तो क्यूपर बेल्ट पूछा जाए किससे संबंधित है? तो सूर्यमंडल से बाहर। एक और बात, जो क्यूपर बेल्ट है, क्या ये सौरमंडल के अधीन है? नहीं। जबकि एस्टेरॉइड बेल्ट सौरमंडल के अधीन है, क्योंकि वो मंगल और बृहस्पति के बीच है। मंगल और बृहस्पति दोनों सौरमंडल के ग्रह हैं। क्यूपर बेल्ट सौरमंडल से बाहर पाया जाता है। जो सौरमंडल का 8वां ग्रह है नेपच्यून, जो लास्ट ग्रह है, उसके बाहर ये सूर्य का चक्कर लगाता है एक पाथ में, तो उसी को बोलते हैं धूमकेतु बेल्ट या क्यूपर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर कॉमेट्स यहीं पाए जाते हैं। अगला है, बिहार के कंटेक्स्ट में जो मतदाता सूची का SIR किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिफॉर्म्स रिव्यू, तो उसमें जो RPA एक्ट है 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 19 में क्या लिखा गया है? सेक्शन 19 में साधारण निवासी कौन होते हैं? तो ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली, कौन है साधारण निवासी, जिसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी को ही मतदाता सूची में होना चाहिए नाम, ये जनरली कहा जाता है, जो RPA एक्ट धारा 19 में इसकी व्याख्या करता है। तो साधारण निवासी का ही वोटर ID बनता है। कौन होते हैं साधारण निवासी? एक व्यक्ति A महाराष्ट्र में रह रहा है लंबे समय से, 50 साल से, उसका एक घर है, वो एक घर का मालिक है पटना में, बिहार के पटना में X नाम का घर है, उसका वो मालिकाना हक है उसको प्राप्त। क्या वो यहाँ का साधारण निवासी होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ घर का मालिक होना काफ़ी नहीं है, वहाँ पर रहना चाहिए लंबे समय से। दूसरा, कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से
कहीं गया है काम करने के लिए, कहीं गया है विदेश पढ़ने के लिए, तो उस समय वो साधारण निवासी उसी क्षेत्र का रहता है जिस क्षेत्र से वो टेम्प्रोरी गया है। जैसे बिहार से कोई व्यक्ति गया है, मान लिया जाए ईरान पढ़ने, रूस पढ़ने, अमेरिका पढ़ने, तो बिहार का ही नागरिक साधारण निवासी होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य काम करना और पढ़ाई करना, वो टेम्प्रोरी वहाँ पर गया है। तो अस्थाई निवासी का सिंपल मतलब है साधारण निवासी का कि वो अस्थाई रूप से वहाँ पर रहना चाहिए, उसी को वोटर मतलब उस क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का अधिकार होता है। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट आया, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025। फ्यूचर ऑफ, तो यहाँ से पूछा जाए कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 जारी किया। इसमें कहा गया कि 2030 तक 170 मिलियन यानी कि 17 करोड़ नई नौकरियां, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी और 92 मिलियन 92 मिलियन नौकरियां ख़त्म होंगी। तो इसमें वृद्धि ही है 2030 तक। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को करना चाहिए स्किल पर ध्यान देना चाहिए, जैसे एआई हो गया, क्वांटम हो गया और अदर चीज़ें। अप स्किल करना चाहिए, लोगों को री स्किल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इंडिया में तो यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, जबकि इंडस्ट्री में कुछ और मांग है, तो इसलिए लोग बेरोजगार रह जाते हैं। फिर अगला है त्रिभाषा नीति, जो कि नेशनल एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था नेप 2020, उसमें एक कंपलसरी है त्रिभाषा पॉलिसी। अच्छा, नेप 2020 किसके सिफारिश पर, ये किस कमेटी की सिफारिश पर तय किया गया था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो त्रिभाषा नीति जो नेप 2020 के पॉलिसी में तय किया गया है, जो जिसमें महाराष्ट्र में विवाद हो रहा है, अभी तमिलनाडु में विवाद हुआ था 2-3 महीना पहले, तो यहाँ पर ये भाषा की राजनीति जो चलती ही रहती है। तो इसमें कहा गया था एनईपी 2020 में कि स्टूडेंट को मिनिमम 3 भाषा सीखना अनिवार्य है। कितना, 3 भाषा। क्या इसमें हिंदी को थोपा गया था, इम्पोज किया गया था? नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो लोकल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, वो ग्रेड 5 या 8 तक फिर सीखना अनिवार्य है। तो एक भाषा तो ये हो गया लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। दूसरा है कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो आधुनिक भारतीय भाषा है, चाहे वो आप हिंदी सीख सकते हैं या इंग्लिश सीख सकते हैं या अदर जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज है ये सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हिंदी है, लेकिन इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। तीसरा है जो क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल जो शास्त्रीय भाषा है या फिर फॉरेन लैंग्वेज है, उसको आप सीख सकते हैं। तो इसमें हिंदी कहीं भी लिखा नहीं गया है, लोकल लैंग्वेज एक सीखना है, एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सीखना है और तीसरा कोई भी फॉरेन या फिर क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये इसमें बताया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, सांस्कृतिक एकता बढ़ेगा, जिसमें जो भाषाई विविधता है, यदि ये व्यक्ति हिंदी भी बोलना जानता है, तमिल भी बोलना जानता है, मराठी भी बोलना जानता है, तो इन 3 रीजनों में कहीं भी जाएगा तो उसको ये विविधता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि भाषा जो है एकता को बढ़ाता है, कनेक्टिविटी, खासकर कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ाता है। बहुभाषी बनेगा लोग तो उसको रोज़गार अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में आसानी से मिल सकता है। तमिलनाडु का व्यक्ति बिहार में भी काम कर सकता है, बिहार का व्यक्ति तमिलनाडु में भी उसमें भाषा एक अड़चन या बाधा नहीं रहेगी, भाषाओं का संरक्षण हो सकता है। यदि जैसे इंडियन लैंग्वेज कोई व्यक्ति सीखता है तो जो भारतीय भाषा उसको प्रमोट किया जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा इससे। इससे हानि क्या होगा, सरकारों पर अधिक दबाव बढ़ेगा, जो सरकारी खर्चा, क्योंकि जैसे अन्य भाषा सिखाया जाएगा तो कॉलेजों या स्कूलों में तमिल सीखने के लिए एक तमिल टीचर की आवश्यकता हमें पड़ेगी, जो तमिल अच्छा जानता हो, तमिल व्याकरण अच्छा जानता हो, भाषा पर उसकी अच्छा पकड़ हो, तो उसके लिए एक अलग टीचर, तो अलग टीचर के लिए अलग पैसा देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उस राज्य में जैसे बिहार, तमिल टीचर बिहार में आते हैं तो उस पर वहाँ पर कोई विरोध वगैरह ना हो, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो इससे क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, शास्त्रीय भाषा। तो 8% भारत में टोटल 11 ऑफिशियल शास्त्रीय भाषा है। कितना, 11, पहले था 6, 2024 में इसमें 5 ऐड किया गया। तो पूछा जा सकता है 2024 में किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा या क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रदान किया गया है। तो पहला पूछा जाए कि पहला शास्त्रीय भाषा, फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज, तो 2004 में बना था तमिल। तमिल पहला शास्त्रीय भाषा। सेकेंड पूछा जाए तो सेकेंड है संस्कृत, जो 2005 में इसको स्टेटस दिया गया था।
और ये शास्त्रीय भाषा का जो स्टेटस है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पात्रता क्या होता है, कोई भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल जाता है यूं ही। तो इसमें है कि पहला की क्राइटेरिया कि उसका जो ग्रंथ है या इतिहास है वो 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। 1500 से 2000 साल पुराना। प्राचीन ग्रंथ जो है उसकी भाषा अन्य दूसरी भाषा से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है। 2024 में इसमें 5 भाषा ऐड किया गया। ये अवश्य पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, और यूपीएससी के प्रीलिम्स में शास्त्रीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं ABP-MP। ABP एक न्यूज़ चैनल है, तो ऐसे इसको ऐसे बना सकते हैं ABP-MP मतलब मध्य प्रदेश का ABP चैनल। तो ए से हो गया क्या, ए से हो गया असमिया, बी से बंगाली, पी से पाली, एम से मराठी, पी से प्राकृत। तो इन 5 भाषाओं को 2024 में ऐड किया गया। इससे पहले 5-6 भाषा शास्त्रीय भाषा थी, जिसमें तमिलनाडु है, संस्कृत है, जो दक्षिण की भाषाएं खासकर तमिलनाडु, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। और अभी 2024 में ऐड किया गया है ए से असमिया, बी से बंगाली, पी से पाली, एम से मराठी, फिर पी से प्राकृत। तो इसको याद रखना है खासकर। क्या बिहार का जो मैथिली भाषा है या भोजपुरी भाषा है या अवधी भाषा है वो क्लासिकल लैंग्वेज है? तो नहीं है। उर्दू क्या क्लासिकल लैंग्वेज है? नहीं है। अगला है कल यानी मंगलवार को शुभांशु शुक्ला जो पहले भारतीय थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले, और दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले, वो लौटेंगे कल कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया तट पर उतरेंगे, उनका स्पेसक्राफ्ट उतरेगा। तो यहाँ से प्रश्न है कि स्पेसक्राफ्ट जो अधिकतर होते हैं वो महासागरों में ही उतरते क्यों हैं? और ये इस उतरने की प्रक्रिया को, विधि को बोलते हैं स्प्लैश डाउन विधि। कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो समुद्र वगैरह में उतरता है तो उसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है, उस प्रोसेस का नाम है। तो पानी में उतरने का फ़ायदा, इसमें बेनिफिट है कि उसका एरिया बहुत अधिक होता है, क्षेत्रफल, और एक कशनिंग इफेक्ट प्रदान करता है, गद्दे की समान काम करता है, क्योंकि पानी जो है ज़मीन की अपेक्षा कोमल होता है। तो स्पेस क्राफ्ट नीचे उतरता है तो उस पर जो क्रैश वगैरह होने की संभावना नहीं होती है। दूसरा, यदि इसे भूमि पर लैंड करवाया जाएगा तो उसमें गियर वगैरह, पहिए वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको गति में रोकने के लिए पहले गति से धीमा होने पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एरोप्लेन जो भूमि पर उतरते हैं तो उनको पहले बहुत लंबा दूरी तय करके स्लो करके फिर रुकना पड़ता है, तो वो उसमें खर्चा बढ़ जाता है, और ये सेफ लैंडिंग माना जाता है ओशन में स्पेस क्राफ्ट का। तो ये सब इसका कारण है। एक दक्षिण के यानी साउथ इंडिया के प्रख्यात अभिनेता हैं कोटा श्रीनिवास। कोटा श्रीनिवास का निधन हो गया 83 साल की उम्र में। ये एक भाजपा के पूर्व विधायक भी यानी कि अभिनेता भी हैं और नेता भी हैं। तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया जो कि एक नर्स है, निमिषा प्रिया, उनको फांसी का सज़ा दिया जाएगा। कहाँ पर? यमन में। तो निमिषा प्रिया न्यूज़ में थी, बहुत दिनों से ही न्यूज़ में है ये, और ये केरल की, इनका ओरिजिन कहाँ है, जन्म स्थान केरल की है ये, और एक नर्स है, और ये 16 जुलाई को इन्हें, तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो निमिषा प्रिया का जन्म केरल में हुआ था, वो केरल के ओरिजिन है, नर्स है, और उन्होंने यमन 2008 में ये यमन चली गई थी, नर्सिंग सीखने के बाद ये यमन चली गई थी। वहाँ पर एक यमन के ही लोकल नागरिक था जिसका नाम था तलाल अब्दो मेहदी। तलाल अब्दो मेहदी एक यमन के नागरिक थे, उसके संपर्क में आए और दोनों ने पार्टनरशिप से एक क्लिनिक खोला यमन में। जब लगभग 2017 की बात है, ये निमिषा प्रिया इंडिया आना चाहती थी। कहाँ आना चाहती थी? इंडिया। तो इनका जो तलाल मेहदी, इसका जो पार्टनरशिप था क्लिनिक का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने झूठी कहा कि ये मेरी पत्नी है, और उन्होंने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया और उनको इंडिया आने से रोक दिया। तो इसके बाद निमिषा प्रिया ने क्या किया कि 2017 में ही उनको एक सेडेटिव इंजेक्शन दिया, ड्रग टाइप का सेडेटिव, बेहोश करने वाला इंजेक्शन। तो उसका ओवरडोज देने से उनकी मौत हो गई। किसका? तलाल मेहदी का मौत हो गया ड्रग के ओवरडोज से। क्यों उनको बेहोश करना चाहती थी निमिषा प्रिया? ताकि उनका पासपोर्ट मिल सके और वो इंडिया आसानी से आ सके।
तो इनकी मृत्यु होने से यमन के जो कोर्ट वगैरह उन्होंने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। तो इसमें एक आता है कि एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है अभी निमिषा प्रिया को बचाने का। पहला कि एक होता है ब्लड मनी सिस्टम, जिसको दिया बोलते हैं। यमन के कानून में ये शरिया, यमन बेसिकली शरिया कानून पर चलता है, जो इस्लामिक लॉ है शरिया कानून। उसमें एक ब्लड मनी जिसे दिया कहा जाता है, दिया से बचाया जा सकता है। आगे जानेंगे ब्लड मनी क्या होता है। या फिर यदि वहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल उसको पार्डन देते हैं, क्षमा कर देते हैं, एक ये विधि हो सकता है। तीसरा हो सकता है भारत कूटनीतिक रूप से काम करे, ईरान पर दबाव बनाए या ईरान से कहे, यूएन पर दबाव बना सकता है और ग्लोबल प्रेशर बनाकर उनको बचाया जा सकता है। क्योंकि जो हूती रिबेलियन होता है, ईरान हूती सपोर्टिंग है यमन में, तो ईरान यदि कहेगा यमन को तो कहीं काफ़ी हद तक ये संभावना है कि उसको बचाया जा सकता है। तो ब्लड मनी क्या होता है, जिसे शरिया कानून में दिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक व्यक्ति ए ने बी को मार दिया तो क्या होगा, मर्डर कर दिया। तो मर्डर को माफ़ करने का एक तरीका है कि यदि बी का फैमिली इसे कुछ पैसे की डिमांड करेगा कि आपने चलो मार दिया, चलो हम तुमको माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, लेकिन आप बशर्ते तुमको इतना पैसा 5 करोड़ 10 करोड़ दिया जाएगा उसके मर्डर के चार्ज के अगेंस्ट। इसी को दिया सिस्टम कहते हैं, ब्लड मनी सिस्टम। तो इसने यदि बी कहेगा कि हम यदि माफ़ करेंगे तुमको एक ही शर्त पर, यदि तुम मुझे इतना रुपये दोगे तो इसी को दिया सिस्टम कहते हैं। तो अभी जो तलाल मेहदी के परिवार वाले हैं, उन्होंने निमिषा प्रिया के फैमिली से लगभग $1 मिलियन का मांग किया ब्लड मनी के रूप में। और $1 मिलियन कितना होता है, लगभग 8 करोड़ से अधिक होता है। तो बहुत सारा ये पैसा हो गया। तो एक प्रॉब्लम और कि इंडिया का कोई भी वहाँ पर डिप्लोमेट या दूतावास यमन में नहीं है। ओमान और ईरान की हेल्प से यदि इंडिया चाहेगा तो उस पर दबाव बना सकता है। तो यही था निमिषा प्रिया का केस। जानना है यमन, तो यमन की राजधानी कहाँ है? सना। ये भी पूछा जा सकता है। जितने भी जो वेस्ट एशिया की कंट्री न्यूज में रहते हैं तो उसका कैपिटल ध्यान में रखने की आवश्यकता हो जाती है।